Greetings of the day everyone. I am Vaidya Varnika. Want to tell you something about different kinds of grain. As what we all are consuming in our daily food is really the requirement of our body. हमारे खाने में क्या केवल गेहूं की रोटी है जो हमें डेली बेसिस पर खाना चाहिए? तो this is really very important to know about the different kinds of grains. What are the properties of them? So let's get started from the wheat. गेहूं की क्या प्रॉपर्टीज़ है आइए देखते हैं। पहले के ज़माने में आपने सुना भी होगा कि जब कोई मेहमान आते थे तभी गेहूं की रोटी बनाई जाती थी और आज की डेट में हर घर में केवल गेहूं ही गेहूं पाया जाता है, किसी और अन्न का नामो निशान नहीं है। या फिर अब थोड़ी सी न्यूट्रिशियस वैल्यू को देखते हुए कोविड के बाद से लोगों ने मल्टीग्रेन आटा शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर गेहूँ में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें किसी हद तक तो खानी चाहिए और किसी हद तक नहीं खानी चाहिए। गेहूं का टेस्ट मीठा होता है, यानी कि जो हमारे 6 रस हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उनमें से मधुर रस प्रधान होता है गेहूं। मीठा होने की वजह से ही ये डाइजेशन में हैवी भी होता है, हमारे शरीर में स्निग्धता को बढ़ाता है यानी कि चिकनाहट को बढ़ाता है। अगर हम गेहूं की पोटेंसी देखें तो वो ठंडा होता है यानी कि शीत वीर्य होता है। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो वात दोष और पित्त दोष को शमन करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ कफ दोष के एकदम सिमिलर है और वो कफ दोष को बढ़ाता है। यानी कि जो भी लोग ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं या फिर जो भी लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं वो गेहूं की बनी हुई आटे की रोटी आज से ही खाना छोड़ दें। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका BMI स्कोर क्या है, आप अब ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं या नहीं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है जिसमें मैंने आपको BMI निकालना बताया था। वो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आयुर्वेदिक संहिताओं में पुराने अन्न, पुराने अनाज को खाने पर ही जोर दिया गया है। कुछ जगहों पर और कुछ गांव के इलाकों में आज भी ये तरीका अपनाया जाता है। जैसे ही गेहूं की खेती पूरी होती है, किसी भी अनाज की खेती पूरी होती है, उसको 1 साल के लिए स्टोर कर लिया जाता है और पुराना जो स्टोर्ड गेहूं था उसको ही मार्केट में पिसवाया जाता है और काम में लिया जाता है। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो गेहूं की खेती होने के तुरंत बाद ही बड़ी बड़ी कंपनीज उनको खरीद लेती हैं, उनको पिसवाकर नए नए पैकेट्स में मार्केट में अवेलेबल करा देती हैं। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के बाद जो मार्केट में गेहूं अवेलेबल होता है वो स्निग्धता, गुरुता, उनमें हेवीनेस ज़्यादा होती है और हमारे देश में इसी वजह से ओबेसिटी बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है। लोगों को आए दिन इंडाइजेशन की शिकायत बनी रहती है, लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, उनकी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, तो शायद जो एक अनाज वाला जो फैक्टर है वो एक मुख्य कारण है। Apart from all the diseases, a very rare and a critical disease is also flourishing in our country, that is celiac disease. आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। सीलियक डिसीज़ एक ग्लूटेन सब्सटेंस के कारण होता है, इसीलिए इस डिसीज़ को ग्लूटेन एलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूटेन सब्सटेंस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है गेहूँ, जौ और राई में। इस डिसीज़ में पेशेंट को जैसे ही वो कुछ भी खाना खाता है उसको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, डायरिया शुरू हो जाता है, नौजिया, अनईजीनेस उसको बनी रहती है। इस वजह से जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और पेशेंट माल न्यूट्रिशन में चला जाता है। तो अगर आप लोगों में से किसी को ये सिम्टम्स अपने में दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से अपने खाने को चेंज करके ज़रूर देखिए। हो सकता है आपको ये ग्लूटेन सब्सटेंस की वजह से ही एलर्जी हो रही हो और आप अगर जैसे ही अपना खाना चेंज करेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको सीलियक डिसीज़ है और आप इस डिसीज़ से बचना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भी आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे पास्ता, नूडल्स, सैलड ड्रेसिंग्स, सो मैनी काइंड ऑफ विटामिन सप्लीमेंट्स, सोया सॉस, इवन सो मैनी आइसक्रीम्स हैविंग दैट ग्लूटेन सब्सटेंस। तो उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से पहले उनका आप लेवल ज़रूर चेक करिए कि वो ग्लूटेन फ्री है या नहीं। तो आज हमने जाना गेहूं के बारे में। गेहूं जितना अच्छा है खाने में, गेहूं की बनी हुई आटे की रोटी जितनी अच्छी है उतनी ही वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़राब भी है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ हमारा उससे डाइजेशन ख़राब ना हो और ट्राई करिए कि आप भी थोड़ा सा 1 साल पुराना गेहूं ही यूज़ करें। मार्केट में अवेलेबल एकदम ताज़ा नया गेहूं ना यूज़ करें, उससे बीमारियां बढ़ सकती हैं। आगे की आने वाली वीडियोस में मैं और ग्रेन्स के और अनाज के बारे में आपको बताऊंगी। आप प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।